वेलकम अगेन। दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर क्लास 9 स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों ने पहले से ही आपको पता है कि आपका 30% सीबीएसई ने सिलेबस को डिक्रीज किया है, तो हम लोगों का टोटल 4 चैप्टर्स आप केमिस्ट्री में आप यहाँ पे स्टडी करते थे और इस 4 में से एक चैप्टर बेसिकली जो आपका फर्स्ट वाला चैप्टर है उसको यहाँ पे डिलीट किया गया है या हटाया गया है। तो यहाँ पर हम लोग पहले 4 चैप्टर पढ़ते थे, जिसमें से कि पहला आता था मैटर एंड इट्स नेचर, सेकंड आता था आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर, थर्ड चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स एंड द फोर्थ चैप्टर इज एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो आउट ऑफ ऑल दिस 4 चैप्टर्स हम लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर एंड इट्स नेचर, तो वो आपका डिलीटेड है। यानी इस बार जो आप एग्जाम देंगे तो आप लोगों को ये फर्स्ट चैप्टर आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। ये चैप्टर बेसिकली जूनियर क्लास से ही रिलेटेड है, जिसमें कि आप नेचर ऑफ डिफरेंट मैटर के आप नेचर और उनके स्टेट्स को आप बेसिकली स्टडी करते हो, जिसमें कि आप सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सभी को अलग अलग आप स्टडी करते हो और नेचर के बारे में। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि जो हम लोगों का मैटर इन आवर सराउंडिंग है, ये हमारा डिलीटेड पोर्शन है। उस मैटर इन आवर सराउंडिंग में बेसिकली डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज इन स्टेट, बेसिकली चेंज इन स्टेट बाय हीटिंग। आप कोई भी मैटर को अगर आप गर्म करते हो तो पहले वो सॉलिड टू लिक्विड, देन लिक्विड टू वेपर कन्वर्ट होता है। वहां पर 2 पैरामीटर्स काम करते हैं बेसिकली, जिनको कि आप इंटर पार्टिकल फोर्स एंड इंटर पार्टिकल स्पेस के रूप में हम लोग जानते थे। तो ये चैप्टर इस ईयर के लिए हमारा नहीं है, ये डिलीटेड पोर्शन में इस बार हम लोगों को आ रहा है। हम लोगों को जो फर्स्ट चैप्टर जो हम लोगों को स्टार्ट करना है वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। सो आवर सेकंड चैप्टर इज बेसिकली योर फर्स्ट चैप्टर। सो हम लोगों का इस बार का फर्स्ट चैप्टर जो था वो हटा दिया गया है और हम लोगों को यहाँ पे दूसरा चैप्टर पढ़ना है, जिसमें क्या आता है इज मैटर अराउंड अस प्योर। यानी हमारे चारों तरफ में जो भी मैटर्स हैं, सो दीज आर प्योर और नॉट। तो एक्चुअली एट फर्स्ट व्हाट इज मैटर, तो वी नो दैट मैटर्स आर एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड वॉल्यूम। तो कोई भी आर्टिकल हो सकता है जिसमें कि मास कंसिस्टिंग हो और वो अगर वॉल्यूम कंसिस्टिंग हो तो उसको आप मैटर के रूप में रिप्रेजेंट करते हो। ये मैटर बेसिकली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो कि फर्स्ट चैप्टर में हम उनको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट। तो ये सारा चीज इस बार के सिलेबस से 9 क्लास से हटा दिया गया है। तो ये जूनियर में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप 6 वाले वीडियोस में भी आप देख सकते हो। वहां पे मैंने इन सारे स्टेट को और स्टेट चेंज कैसे होता है मैंने 6 स्टेट के बारे में वहां पे एक्सप्लेन किया है 6 क्लास वाले वीडियो में। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग मैटर के केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करेंगे और हम कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे बेसिकली एक मैटर को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल टेंडेंसी। तो एक मैटर को उनके केमिकल टेंडेंसी के अकॉर्डिंग टू आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो। सो वन मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज आइदर प्योर मैटर, प्योर, एंड द सेकंड वन इज impure. So pure, it means what? So according to chemistry, the definition of pure is little bit different from the general definition of pure. So जैसे अगर हम लोग किसी गाय से अगर आप दूध लेकर के आते हो और आपने कहा कि नहीं सर मैंने तो सामने ही दूध निकलवाया और मैं लेके आया हूँ, so ये प्योर मिल्क होगा। But actually according to definition of chemistry, milk is not a pure substance because it consists fat with water and in the form of mixture, so that must be a impure substance. It cannot be categorized as a pure substance कि आपने तुरंत आपने गाय से ही दूध जस्ट निकलवाया सामने और लेके आए हो, फिर भी वो हमारे लिए impure substance, impure material के रूप में मैं उसे रिप्रेजेंट करूंगा because that is a type of mixture. In milk basically fat and water both are present here. और आप अगर अलग-अलग गाय अगर आप यूज करो, अलग-अलग एनिमल्स अगर हम यूज करें तो उनके जो मिल्क में फैट एंड वाटर के जो रेशियोज होंगे these are not same or identical, these are completely different from each other. हर गाय में अलग-अलग आपको फैट एंड वाटर का रेशियो मिलता है। It means कि मिल्क इज नॉट अ कंप्लीट वन कंपाउंड कि आप उसका एक केमिकल फार्मूला डिसाइड कर दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी हमारे लिए वो मिल्क भी इम्प्योर सब्सटेंस होगा। So the definition of purity is a little bit deeper from the general definition of purity. So here pure substances are those in which only one kind of atoms are present or more than one atoms are linked together in a simple whole number ratio. यानी वो 2 ही substances ऐसे हो सकते हैं जिनको कि आप pure बोलेंगे हम, either they are made by only one kind of particles or they are made by 2 or more than 2 type of particles, but these particles must combined in simple whole number ratio. यानी आप किसी भी रेशियो में मिला करके आप कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। जब भी कंपाउंड बनेगा तो उनमें एटम्स एक फिक्स्ड रेशियो में ही वो मिलेंगे और मिलेंगे भी तो केमिकल मिक्सिंग होगी। केमिकल मिक्सिंग इट मींस
गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कुछ ऐसा होगा। और होने से जो सब्सटेंसेस बनेंगे उनको आप प्योर के कैटेगरी में आप रखते हो। प्योर एक्चुअली एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स बोथ आर प्योर हियर। सो एलिमेंट एंड आल्सो कंपाउंड्स both are pure substance, elements and compounds, whereas mixture is impure. Why mixture is impure or solution is impure or alloy is also impure? तो ये सभी impure हो जाते हैं। इसका कारण है कि इनमें जो पार्टिकल्स मिलाए जाते हैं, इन पार्टिकल्स का रेशियोज कांस्टेंट नहीं होता। एग्जांपल के लिए अगर मैं जूस की बात करूं तो जूस में वाटर एंड शुगर ये दोनों के किसी भी प्रोपोर्शन में अगर हम मिलाते हैं तो जूस फॉर्म होगा। तो यहाँ पे जो जूस हमारा तैयार होगा वो एक मिक्सचर है, and that mixture is depend upon the constituent particles, their nature depend upon their constituent particles, and also आप अगर constituent particles को अगर आप little bit vary अगर कर दो तो वैसे केस में एक नया जूस तैयार हो जाएगा। यानी वो कम मीठा होगा या ज्यादा मीठा होगा, बट वो जो जूस होगा वो वाटर के भी प्रॉपर्टी को कंसिस्ट कर रहा है और शुगर के भी प्रॉपर्टी को कंसिस्ट कर रहा है। मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ केमिकली यहाँ पे मिक्स्ड नहीं हो रहे हैं। सो मिक्सर होने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन हो सकता है कि जो भी कंस्टिट्यूएंट्स आप मिला रहे हो वो आपस में केमिकली मिक्स्ड नहीं होने चाहिए। केमिकली मिक्सिंग इट मींस कि आइदर वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हो या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हो रहा है, तो वैसे केस में एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा एंड दैट प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज कंपाउंड। एंड एलिमेंट आर बेसिकली प्योर सब्सटेंस, ऑल ऑफ यू नो दैट इट इज सिंपलेस्ट, और आप इसको और ज्यादा फर्दर सिंपल आप नहीं कर सकते हो। सो वी कैन डिफाइन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस which cannot be further divided into simpler substances by any physical or chemical method। आप अगर कोई भी फिजिकल और केमिकल मेथड आप लगा लोगे तो इस एलिमेंट को आप और ज्यादा फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स में आप डिवाइड नहीं कर सकते। एग्जांपल के लिए अगर हम बात आयरन की करें, कॉपर की करें, गोल्ड की करें, तो ये सभी एलिमेंट्स हैं और ये सारे एलिमेंट्स के एक सिंबल्स होते हैं और सिंबल से आप इसको रिप्रेजेंट आप करते हो। And these elements cannot be further divided into simpler substances by any physical or chemical method। आप यहाँ पे कोई भी फिजिकल और केमिकल मेथड लगा लो तो एक आयरन है तो बेसिकली वो आयरन ही रहेगा, वो अनदर सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं हो सकता। और जब यही एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ केमिकल मिक्सिंग अगर होता है, ये केमिकल मिक्सिंग बेसिकली जब भी दो एटम्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं तो उनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। That force of attraction is known as chemical bonding. So chemical bonding is defined as the force of attraction between two atoms within a molecule. So एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, that force of attraction is defined as chemical bonding. Basically there are two type of chemical bonding: ionic bonding and covalent bonding. Ionic bonding is arises due to gain and loss of electron, where one atom gains some electron, another atom loses their electron and form oppositely charged ion. These oppositely charged ion comes in contact and form one stable unit. That stable unit is compound or molecule. और यहाँ पे अब अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर होता है तो वैसे केस में भी कोवलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जब भी ये एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे तो एक सिंपल होल नंबर रेशियोज में मिलेंगे। जैसे इन केस ऑफ वाटर always two atom of hydrogen and one atom of oxygen combine together and form a one molecule of water। तो आप अगर किसी दूसरे रास्ते से चाहते हो कि कुछ ज्यादा हाइड्रोजन या कम ऑक्सीजन लेकर के हम वाटर को फॉर्म कर सकते हैं तो एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इन कंपाउंड नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जब भी होगा तो सिंपलेस्ट रेशियोज में अवेलेबल होंगे। तो ये रेशियो 2:1 में आता है। अगर आप इनके मास के रेशियोज को अगर आप डिफाइन करोगे कि सर हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन में मास का क्या होगा, तो हाइड्रोजन का मास होता है 1, so 1:2 रेशियो ऑक्सीजन का मास होता है 16, so it becomes 1:8। So in water basically ratio of masses of hydrogen and oxygen are 1:8। तो ये आपका कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। Like in case of calcium carbonate, CaCO3 is one molecule and it is formed by one atom of calcium, one atom of carbon and 3 atoms of oxygen। So it is also one molecule in which 3 different types of atoms are joined together by strong chemical bonding or chemical forces। That chemical forces are termed as chemical bonding। और ये bonding basically हम लोगों के अभी तक के स्टैंडर्ड के लिए हमारे पास दो तरह के bonding होंगे, ionic bonding and covalent bonding। So elements are pure substance which cannot be further divided into simpler substances by any physical or chemical method। So हमारे elements जो भी होंगे ये सबसे
सिंपलर होते हैं, इनको और ज़्यादा आप स्मॉलर पार्टिकल्स में आप कोई भी अगर फिजिकल या केमिकल आप मेथड लगा दो तो आप इनको और ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, जैसे आयरन है, गोल्ड है, कॉपर है, सोडियम, मैग्नीशियम, तो जो भी है ये सभी एलिमेंट्स हैं क्योंकि ये सिंपलर है। आप अगर एक आयरन का पीस लेते हो, आप उसको अगर टुकड़ा 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 करते 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 जब आप बोर हो जाओगे फिर भी जो सबसे छोटा टुकड़ा मिलेगा वो भी हमारा आयरन का पीस होगा। अब अगर लगता है कि सर इसके बाद अगर ये अब ज़्यादा और अगर नहीं टूटता है तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स मॉडल दैट पार्टिकल इज टर्म्ड एज एटम बिकॉज दैट वन इंडिविजुअल, अब और ज़्यादा वो ब्रेक नहीं होगा। और अगर हम कहें कि सर ब्रेक तो हो रहा है बट वो उन सारे केमिकल प्रॉपर्टीज को कैरी नहीं कर रहा है जो कि आयरन के पार्टिकल्स करते हैं, अगर आप उसको और ज़्यादा फर्दर ब्रेक कर दो एटम को तो फिर वैसे पार्टिकल्स मिलेंगे जो कि आयरन की तरह के बिहेवियर को शो नहीं करेंगे, तो वैसे सिंपलर पार्टिकल को आप एटम बोलते हो। सो स्मॉलर पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज नोन एज एटम and these elements are further classified into three broad categories. These are metal, non-metal and metalloids. So elements को आप तीन अलग-अलग कैटेगरीज में हम डिफाइन कर सकते हैं, as metal, as non-metal and the third one is metalloids. Metalloids. So elements are categorized as metal, non-metal and metalloids. So metals are those elements which have malleable property, ductility property, good conductor of heat and electricity, sonorous property and also lustrous, and also metal consist 1, 2 or 3 electrons in their valence orbit. So metals are basically electropositive element because metals can easily lose their electron and form their electropositive ions because approximately all metals consist either 1, 2 or 3 electrons in their valence orbit and ionization potential of metals are little bit low. So metals क्या करते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज करते हैं एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस और कैटायंस में कन्वर्ट हो जाते हैं स्टेबल आयन के फॉर्मेट में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करते हैं। जैसा कुछ एक एग्जांपल के लिए अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम हमारा क्या करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है और Na+ का कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करता है, क्योंकि सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन है 281 तो ये 28 वाले कॉन्फ़िगरेशन यानी नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है। वैसे ही हमारा मैग्नीशियम ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा एंड Mg++ स्टेबल आयन फॉर्म करेगा, क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282 so magnesium loses their 2 electron and attain the electronic configuration of stable neon. So 2-8 कॉन्फ़िगरेशन फॉलो कर रहा है जैसा कि नियॉन का होता है। तो मेटल्स का ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस मींस कैटायंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। वहीं पे नॉन मेटल्स जो कि ब्रिटल नेचर के होते हैं, ये मैलेबल नहीं होंगे, डक्टाइल नहीं होंगे, इनमें सोनरस प्रॉपर्टीज नहीं होता है, दे आर आल्सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी because in non-metals atoms are arranged in irregular manner, but in case of metal atoms are arranged in regular manner. तो मेटल के केस में क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो रेगुलर मैनर में अरेंज्ड होते हैं। तो अगर एक को अगर आप हीट करते हो तो वैसे केस में हीट एनर्जी का ट्रांसफर वाइब्रेशन के फॉर्म में नाइबोरिंग एटम्स में शिफ्ट होता है। बट अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स में जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो इरेगुलर मैनर में होता है, जिसके कारण इनके जो एटम्स होते हैं वो शॉक एब्सॉर्बर की तरह काम करते हैं। आपने अगर एक को अगर हैमर किया या फिर एक को आपने अगर हीट किया तो वो तो वाइब्रेट करता है उस हीट एनर्जी के कारण, बट वो उस वाइब्रेशनल एनर्जी फॉर्मेट को वो अपने नाइबोरिंग एटम्स में ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं ऑल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। साथ ही साथ metals consist 1, 2 or 3 electrons in their valence orbit which are mobile electron, so metals can easily act as one good conductor of electricity, whereas non-metals consist either 4 or more than 4 electrons in their valence orbit and non-metals have tendency to accept electron, और नॉन मेटल क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए नॉन मेटल्स हमारे ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, क्योंकि ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट नहीं करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है। तो अगर कोई एक सिस्टम है और उसके ईच इंडिविजुअल ग्रुप्स और एटम्स जो भी हैं वो अगर इलेक्ट्रॉन्स को अगर होल्ड करने लगे, पकड़ने लगे, तो ऐसे केस में चार्ज का ट्रांसफर संभव नहीं होगा, और इसीलिए जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं दे आर बैड कंडक्टर, whereas metalloids are lies between metals and non-metals. Their characteristics lies between metal and non-metal. तो जो भी metalloids होते हैं इनका characteristics metal और non-metal के बीच में lies करता है। It means they act as semiconductor, little bit malleable, little bit ductile. तो इनका इसीलिए मेटलॉइड्स को हम लोग बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में भी आप देखोगे कि मेटल जो है वो इधर S और D वाले जो है वो सभी मेटल हैं, P वाले जितने भी हैं नॉन मेटल हैं, और बीच में जो बॉर्डर पे जितने एलिमेंट्स आते हैं
सिलिकॉन आ जाता है, ये सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं, बोरोन, तो ये सभी मेटलॉइड्स हैं, क्योंकि इनका जो कैरेक्टर है ये मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल दोनों के ही जैसा वैरी करता है। जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, लाइक ऑक्सीजन हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 6, so oxygen accepts 2 electron and converted into O double minus which have electronic configuration 2 8। तो जो ऑक्सीजन का हमारा 2 6 का कॉन्फिगरेशन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और नियॉन वाले कॉन्फिगरेशन को अटेंड किया। सो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, यानी जितने भी हमारे मेटल्स होंगे वो सभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होंगे और जितने भी नॉन मेटल्स होंगे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। साथ ही साथ मेटल्स जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं ये वाटर के OH माइनस आयन को एक्सेप्ट करते हैं और बेस का फॉर्मेशन करते हैं। वहीं पे जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं ये अलग अलग तरह के हाइड्राइड एंड ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो नॉन मेटल्स ऑक्साइड भी बनाते हैं, हाइड्राइड्स भी बनाते हैं। वैसे ही हमारा मेटल हाइड्राइड भी फॉर्म करता है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड भी फॉर्म करते हैं। बट मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। नाउ व्हाट आर कंपाउंड्स? सो ऑलरेडी वी discussed about compounds. Compounds are also pure substance and compounds are formed by chemical mixing of 2 or more than 2 elements. तो 2 या 2 से ज़्यादा elements जब आपस में मिलते हैं तो ऐसे केस में compounds का formation होता है and these compounds can be classified on the basis of their bond, यानी उस compound के अंदर जो molecules हैं वो एक दूसरे के साथ जो जुड़ा हुआ है उसका bonding का nature कैसा है। So उस bonding के nature के according to compound can be classified as ionic compounds and covalent compounds. And on the basis of their occurrence, यानी ये कंपाउंड हमको मिलता कहाँ पे है, किसी लिविंग सोर्स में मिलता है या फिर नॉन लिविंग में मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू their occurrence there are 2 type of compounds, organic compounds and inorganic compounds. Organic compounds are those which are obtained from living sources, either plant or animal, and inorganic compounds are those which are obtained from earth crust or sea water or from any other sources. तो आप अगर किसी अदर सोर्स से अगर किसी कंपाउंड को आप एक्सट्रैक्ट अगर कर रहे हो तो वो बेसिकली हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, और वैसे कंपाउंड्स जिनको हम किसी लिविंग सोर्स से अगर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वैसे कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। सो आयोनिक कंपाउंड्स आर those compounds which are formed by gain and loss of electrons of atoms. तो ये बेसिकली gain and loss of electrons से फॉर्म होंगे, तो वैसे कंपाउंड्स को आप आयोनिक कंपाउंड्स बोलते हो। जैसे सोडियम have electronic configuration 281, so sodium loses their 1 electron and converted into Na+, whereas chlorine have electronic configuration 287, so chlorine accept 1 electron and converted into Cl- and attain the electronic configuration of argon 288 configuration पे इसने attain किया है, क्योंकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। अब ये सब क्यों डोनेट कर रहा है, क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, क्यों वो इनर्ट बनना चाह रहा है? एक्चुअल में क्या है कि जितने भी इनर्ट गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon and radon, so in all these cases their valence orbit consists either 2 electron or 8 electron, and all of these are inactive और नॉन रिएक्टिव हैं ये सारे के सारे। तो जैसे इनका आउटर ऑर्बिट में आइदर 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी ड्यूप्लेट अगर पूरा हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेट अगर पूरा हो, तो वैसे केस में ये इनर्ट हो जाते हैं। तो कोई भी एटम वो चाहता है कि वो इनर्टनेस को अटेंड कर ले, और उस इनर्टनेस को अटेंड करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है या फिर लूज कर रहा है। यहाँ पर सोडियम हमारा वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और वहीं पे हमारा क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके NaCl- में आ रहा है। अब ये जो दोनों अपोजिट चार्ज्ड आयन है, यानी एक हमारा Na+ है और दूसरा Cl- है, ये दोनों आपस में मिलते हैं और चूंकि अपोजिटली चार्ज्ड हैं तो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस मस्ट अट्रैक्ट ईच अदर एंड दे अट्रैक्ट each other by a strong force of attraction. That strong force of attraction is known as electrostatic force, और उस attraction force को हम बोलते हैं electrostatic force, and due to that electrostatic force NaCl is formed here, and the nature of NaCl is completely different from Na and also Cl, यानी जो हमारा NaCl फॉर्म्ड होगा उसका नेचर Na और Cl इन दोनों से completely डिफर होगा। इट मींस अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड हियर। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो एक नया प्रोडक्ट है, क्योंकि इसका नेचर इनके पेरेंट्स से completely अलग है। और इस तरह के जो भी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं जो कि एक एटम हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है और दूसरा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वैसे कॉम्प्लेक्सेस आयोनिक कॉम्प्लेक्स कहे जाते हैं। वहीं पे अगर हम कोवैलेंट कॉम्प्लेक्सेस की तरह बात करें तो कोवैलेंट कॉम्प्लेक्सेस आर बेसिकली फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन
एंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दे आल्सो कंप्लीट देयर ड्यूप्लेट एंड ऑक्टेट। यानी अगर वो कोवेलेंट कंपाउंड भी अगर फॉर्म हो रहे हैं तो वहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके या तो अपना ड्यूप्लेट पूरा कर रहे हैं या फिर ऑक्टेट। मैं यहाँ पे 2-3 एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे सबसे पहले O2 की मैं बात कर रहा हूँ। सो O2 इज वन कोवेलेंट मॉलिक्यूल in which 2 atoms of oxygen are involved, and we know that each oxygen atom have 6 electrons in their valence orbit, because atomic number of oxygen is 8 and their electronic configuration is 2 6. It means oxygen consists 6 electrons in their valence orbit, and now another oxygen atom also consists 6 electrons in their valence orbit, 2 2 4 2 6, and now this one shared here. So आप देख सकते हो each oxygen complete their octet, एंड ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन शेयर कर रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होंगे, और जो ये 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स जो नजर आ रहे हैं इनको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन व्हिच डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग बट काउंटेड इन ऑक्टेट रूल। यानी वो बॉन्डिंग में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बट ऑक्टेट रूल में काउंट हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये 2 पेयर आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दीज आर नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दीज आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ CH4 मीथेन, so carbon, all of you know that atomic number of carbon is 6, electronic configuration 2 4, it means their valence orbit consists 4 electrons। तो यहाँ पर कार्बन का जो 4 इलेक्ट्रॉन है हमारा, अब हाइड्रोजन के साथ क्या होता है कि हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये हाइड्रोजन के सिंगल इलेक्ट्रॉन्स एक एक हैं, इस हाइड्रोजन का भी एक, इस हाइड्रोजन का भी अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का भी अपना सिंगल। सो हियर ईच हाइड्रोजन कंप्लीट देयर ड्यूप्लेट एंड अटेंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम। All of you know that ना helium atomic number 2 and their configuration is 2 here. So valence orbit of helium consists 2 electron। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अपना हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर रहा है, एंड जो हमारा कार्बन है ये अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है क्योंकि ये 2-2 इलेक्ट्रॉन चारों साइड में शेयर कर रहा है। ये टोटल इसका भी 8 पूरा हो रहा है। तो इस तरह से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं एंड गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास कंपाउंड्स दो तरह के आएंगे, एक को हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स and the another one is covalent compound।